हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। अभी तक टोटल 5 वीडियो हो चुका है, तो उम्मीद है आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखेंगे। इस क्लास का भरपूर फायदा वही उठा पाएगा जो पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में बना हुआ है। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तब तक आप केमिस्ट्री और इस चैप्टर को भली भांति से समझ नहीं पाएंगे। आज का क्लास बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। और इसके पहले भी हमने बिलियन का प्रकार पढ़ाया था, जिसमें हमने कई तरह के आधार पर, कितने आधार पर बिलियन के प्रकार होते हैं हमने आपको समझाया था। सबसे पहले आपको समझाया था कि बिलियन घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 होते हैं, एक को बोलते हैं द्विअंगी और एक को बोलते हैं त्रिअंगी, बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन। फिर हमने आपको बताया था कि बिलियन यानी बिलियन का प्रकार होगा अवयवों की या घटकों की मात्रा के आधार पे। उसकी मात्रा आप कितना ले रहे हैं, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो उसके आधार पे बिलियन को हमने बांट दिया था 5 भागों में। सबसे पहले को कहते थे तनु बिलियन, जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सांद्र बिलियन, जिसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं संतृप्त बिलियन। चौथा था असंतृप्त बिलियन, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और 5वां था अति संतृप्त बिलियन, जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने आपको पहले ही हेडिंग लगा के दे दिया है, कणों के आकार के आधार पर बिलियन के प्रकार। यानी बिलियन जो है आपका, जो भी बर्तन है आपका, उस बर्तन में पार्टिकल्स जो उसमें कण मौजूद है, उसके साइज के आधार पर, उसका आकार के आधार पर बिलियन को हम कितने भागों में बांटते हैं। आज का ये हमारा मोटिव है और ये हमारा पर्पज है, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इस लेक्चर को पूरा शुरू से अंत तक देखें, तभी आप केमिस्ट्री के बढ़िया से टॉपिक को कवर कर पाएंगे। देखिए, कणों के आकार के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग, मेरे साथ साथ एकदम लिखते चलेंगे, तो ही आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कणों के आकार के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो बिलियन है, जिसको हम कहते हैं वास्तविक बिलियन। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक बिलियन। तो पहला का क्या हेडिंग लगाएंगे आप लोग? वास्तविक बिलियन, जिसको हम कहते हैं रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन। दूसरा जो हमारा बिलियन का प्रकार है, जिसको हम कहते हैं कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, तो जरा आज हम लोग इसको सीख लेते हैं। कोलाइडी बिलियन। कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहते हैं इसको? कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा जो हमारा है बिलियन का प्रकार, जिसको हम कहते हैं निलंबन। निलंबन बिलियन। निलंबन बिलियन। इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कणों के आकार के आधार पर बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो कणों के आकार के आधार पर बिलियन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल इसी अंदाज में हम लोग लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। वास्तविक बिलियन, सबसे पहले वास्तविक बिलियन की समझते हैं। तो वास्तविक जो बिलियन होता है, इसमें जो कणों का आकार होता है, लिखेंगे आप लोग, बिंदु देके लिखेंगे, कणों का आकार। कणों का आकार। कणों का आकार। कणों का आकार। साइज ऑफ पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको? साइज ऑफ पार्टिकल। कणों का आकार। तो वास्तविक बिलियन में जो कणों का आकार होता है, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से कम होता है। कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर को बोलते हैं nm से कम। nm से कम। अब एक बात आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में, नहीं पढ़ा है तो हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनो बराबर कितना होता है?
यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे सबसे अच्छा लिख देते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और आपसे अगर कोई पूछेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर तो 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, बस यही तो जानना था। इतना जान गया तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना देंगे। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे कणों की साइज को हम ये भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁹ मीटर से कम, 10⁻⁹ मीटर से कम। तो वास्तविक सॉल्यूशन का परिभाषा क्या हो गया कि वैसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे, वास्तविक सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं आप कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल। तो इसमें साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। तो देखिए साइज ऑफ पार्टिकल, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, 1 माइक्रोमीटर तक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 नैनोमीटर को हम लिखते हैं 1 nm। क्या लिखते हैं, 1 nm। देखिए यहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 nm। से माइक्रोमीटर को हम लिखते हैं 1 μm। क्या पढ़ते हैं इसको, 1 μm। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁹ मीटर से 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। तो 10⁻⁶ मीटर तक, 10⁻⁶ मीटर तक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार। इसमें जो निलंबन विलयन होगा, इसमें जो कणों का आकार होगा 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा। देखिए एक और चीज यहाँ पे थोड़ा समझ जाइए, इस नैनोमीटर को हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। तो कभी नैनोमीटर में दे देगा ना तो 1000 नैनोमीटर तक आप बोलिएगा। ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा। 1000 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर को हम कैसे लिखते हैं, 1 μm से ज्यादा, 1 μm से ज्यादा। या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁶। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, देख के अपने हिसाब से मार देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें हमने आपको बताया कि कणों के आकार के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। वास्तविक विलयन, रियल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा सस्पेंशन विलयन, निलंबन सॉल्यूशन। अगर जिस विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, या 1 nm से कम होता है, या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, उसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन। और अगर वैसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 nm से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक होता है, या 1 nm से 1000 nm तक होता है, उसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। अगर वैसा सॉल्यूशन या वैसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, या 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा, या 1000 nm से ज्यादा, उसे हम कहते हैं वास्तविक सॉल्यूशन। जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब ऐसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं,
देख नहीं सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इसके कणों को देखना होगा अगर आपको, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। और इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी की प्रयोग की जरूरत नहीं है, सूक्ष्मदर्शी की प्रयोग की जरूरत नहीं है। इसको भी हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न, ये तो बहुत ही बड़ा इसका कणों का साइज है, तो नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें भी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, माइक्रोस्कोप वगैरह का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसमें करना पड़ता है? वास्तविक विलयन में करना पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, मिलते हैं उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 9। जब ठोस में ठोस को मिलाएंगे, ठोस में द्रव को मिलाएंगे, ठोस में गैस को मिलाएंगे, फिर यहाँ पे द्रव रहेगा, द्रव में ठोस को मिलाएंगे, द्रव में द्रव को मिलाएंगे, द्रव में गैस को मिलाएंगे, फिर गैस में ठोस को मिलाएंगे, गैस में द्रव को मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, है ना। जब मिलाएंगे तो हमारा एक नया विलयन तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहला समझते हैं कि हमने, देखिए मिलाने वाला जो हमारा है, हम मिला रहे हैं विलय, यानी हमारा मिलाने वाला क्या है? ठोस है। क्या है? हम हर चीज में क्या मिलाएंगे? ठोस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? और जिसमें मिलाना है, जो हमारा विलायक है, जिसमें उस चीज को घोलना है, वो हमारा क्या है? ठोस है। एक बार द्रव है, एक बार गैस है। और उसके नाम भी, एक स्पेशल नाम भी हमने लिख दिया है, ठोस सोल, ऐसे करके उसका जो भी नाम पड़ता है वो हमने लिख दिया है। आइए इसको जरा समझ लेते हैं बढ़िया से। देखिए घोलना चाहते हैं हम, विलय का मतलब होता है जिसको हम घोलते हैं। तो हम घोलना चाह रहे हैं ठोस को, और घोलना चाह रहे हैं सबसे पहले ठोस में ठोस को, फिर द्रव में ठोस को, और गैस में ठोस को। तो समझ लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस ठोस को हमने घोला है ठोस में, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा ठोस में ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस में ठोस, ठोस में ठोस। अब ध्यान समझिएगा, ठोस में ठोस जब इसको घोलते हैं तो हमारा इसका नाम कहलाता है ठोस सोल। क्या कहलाता है? ठोस सोल, सॉलिड सोल। उदाहरण के लिए क्या है? देखिए ठोस में ठोस को मिलाएंगे, जैसे कांच, तो कांच में कई चीजों से मिलकर ठोस में ठोस को ही मिलकर बनाया जाता है, तो उसको रंगीन कांच, ये क्या है? उसमें ये एक ठोस में ठोस है। रत्न, जितने भी आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं, वो क्या होते हैं? ठोस में ठोस। जेम स्टोन, रत्न को ही कहते हैं जेम स्टोन। पन्ना, मूंगा, ये सब क्या होते हैं? ठोस में ठोस। क्या होते हैं ये? ठोस में ठोस होते हैं ना, ठोस में ठोस। ठीक है, अगला समझिएगा। अब हमारा जो हम घोलना चाह रहे हैं पानी में, यानी द्रव में घोलना चाहते हैं ठोस को, तो नाम क्या होगा? द्रव में ठोस, यानी द्रव में डालेंगे किसको? ठोस को। तो द्रव में ठोस को डालते हैं तो उसको कहते हैं सोल। क्या कहते हैं? सोल, उसको कहते हैं सोल। एग्जाम्पल में लिखेंगे पेंट, जितने भी पेंट होते हैं, जो भी पेंट होते हैं, हम पानी लाते हैं और पानी में पाउडर को मिला देते हैं, है ना, तो पेंट बन जाता है हमारा। तो ठोस में क्या हो गया? द्रव में क्या हो गया? ठोस हो गया। हमने पानी में पेंट को मिला दिया तो द्रव में ठोस। धातुओं के विलयन, जैसे सोना और चांदी को हम क्या करते हैं? अम्ल राज में डाल देते हैं, जिससे होता ये है कि अम्ल राज में जैसे ही हम डालते हैं तो वो सोना और चांदी नया दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्वारेजिया, इसको कहते हैं एक्वारेजिया का काम क्या होता है? ये ठोस और द्रव के ऊपरी परत को हटा देते हैं, जिससे वो नया दिखने लगता है। तो इसीलिए आभूषण जब अम्ल राज में डालते हैं तो वो नया दिखने लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि सोनार वो चोरी कर लेता है सोना को, है ना। कैसे चोरी कर लेता है? ऊपर वाला परत को हटा दिया तो सोना की मात्रा जो पहले जितना उसकी मात्रा थी, जितना ग्राम का था, उस ग्राम से वो कम हो गया, तो चोरी कर लिया। उसी को बाद में सोना झाड़ लेता है, जिसको कहते हैं ना सोना झाड़ लिया, है ना। तो वही चीज उस सोना को क्या करता है? परत को हटा देता है और बाद में उसको एक जगह वो रख के अपना सोना रख लेता है। यहाँ पे इसको नया करके दे देता है। तो नमक में हमने पानी में क्या मिला दिया? पानी में नमक, इसको ऐसे लिखते हैं नमक प्लस पानी। क्या होगा? नमक प्लस पानी। शक्कर प्लस पानी, पानी में चीनी को घोल दिया। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका, देखिए हमारी एक कोशिका है, ठीक है ना। कोशिका जो होती है वो सबसे पहले एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स
झिल्ली होती है जो कुछ चीजों को बाहर जाने देती है और कुछ चीजों को अंदर आने देती है। इसी कोशिका झिल्ली में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, वह रसधानी, ये सब हमारे जितने भी कोशिका के अंग होते हैं इसी में पाए जाते हैं। तो ये सब ठोस है ना। और हमारा जो कोशिका द्रव है वो तो एक झिल्ली है, वो क्या है, एक लिक्विड है, द्रव है। तो उस द्रव में हमने साइटोप्लाज्मिक द्रव हो गया और उसमें हमने क्या डाल दिया, रसधानी को डाल दिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका को डाल दिया, राइबोसोम को रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को रख दिया, लाइसोसोम को रख दिया। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। तो इसीलिए ये सब क्या है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म क्या है, द्रव में द्रव है। गैस, गैस में ठोस, यानी गैस हमारा ज्यादा रहेगा उसमें ठोस को मिला देंगे। तो धुआं जब भी उठता है तो उसमें देखते हैं हल्का राख वगैरह को लेकर उड़ते रहता है, तो राख क्या है, ठोस है, और धुआं क्या है, गैस है। तो गैस में ठोस। धूल, जितने भी हवाएं होती हैं, हवाएं अपने साथ धूल को लेकर उड़ती है ना, तो धूल वाली जो हवा होती है उसमें हवा गैस हो गया और धूल जो हो गया वो क्या हो गया, ठोस हो गया। तो इस तरह हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के अभी हमने यहाँ पे आपको निपटा दिया, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस और गैस में ठोस। फिर अब विलय हम रखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हमारा विलय हो जाएगा द्रव, और उसके भी हम आगे एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो है, जो हमने इसके पहले आपको बताया था 3 हो चुका है, तो 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। आइए जरा इसको ध्यान से समझते हैं। अब हम चाहते हैं कि ठोस में द्रव को घोले, द्रव में द्रव को घोले और गैस में द्रव को घोले, यानी हमारा विलय जो है वो द्रव है और विलायक हमारा ठोस, द्रव और गैस है। तो देखिए क्या होगा, जब ठोस में द्रव को घोल रहे तो ठोस में द्रव, जब द्रव में द्रव को घोल रहे तो द्रव में द्रव, और जब गैस में द्रव को घोल रहे तो गैस में द्रव। जब ठोस में द्रव को घोलते हैं तो उसका नाम होता है जेल। क्या नाम होता है, उसका नाम हो गया जेल। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ठोस ज्यादा होना चाहिए और द्रव कम होना चाहिए, तो पनीर में आप ध्यान से देखेंगे वो पूरा ठोस होता है लेकिन उसमें हल्का पानी की भी मात्रा रहती है, जब उसको आप दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, तो ठोस में क्या है, द्रव है। मक्खन जो होता है उसमें भी क्या है, ठोस है और ठोस में हल्का पानी रहेगा, तो ठोस में द्रव। जेली, जो ब्रेड वगैरह पे लगा के सुबह नाश्ते के रूप में खाते हैं, वो क्या होगा, ठोस में द्रव। घी में भी हल्का पानी की मात्रा होती है, तो भी क्या है, ठोस में द्रव। जो फेंसा होता है, फेंसा की भी क्या होता है, ठोस में द्रव। जो नया दूध होता है, जब नया दूध को आप लोग गर्म करेंगे तो फेंसा का रूप ले लेता है ना, तो क्या होगा, वो ठोस में द्रव होगा। अब अगला समझते हैं द्रव में द्रव, यानी पानी में पानी को, द्रव में द्रव को घोल रहे हैं ना, द्रव में द्रव, उसको कहते हैं पायस या इमल्सन। क्या कहते हैं उसको, पायस या इमल्सन। तो पायस या इमल्सन, जैसे दूध है तो दूध भी है और पानी भी है। तेल भी एक क्या है, उसमें भी क्या है, पानी प्लस क्या है, तेल है ना। हेयर क्रीम, जितने भी हेयर क्रीम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पानी और हेयर क्रीम दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये सब क्या है, पायस है। एरोसोल, बादल। गैस में द्रव, गैस ज्यादा होना चाहिए, द्रव कम होना चाहिए। तो बादल में क्या है, गैस है, उसमें हल्का पानी भी है ना। तो गैस में जब गर्मी के दिनों में पानी जब गर्म होता है, जब सूर्य के प्रकाश, धूप के कारण पानी गर्म होगा तो ऊपर वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो वो भी क्या है, एक बादल का रूप ले लेता है। वाष्प भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वाष्प, वेपर। तो भी क्या है, ठोस, गैस में द्रव। मिस्ट, धुंध जो धुंध टाइप का होता है उसका क्या कहते हैं, गैस में द्रव। कोहरा, जितना भी कुहासा हो गया वो सब क्या है, ठोस में द्रव। तो ये था आपका 6। आइए इसके बाद अगला देख लेते हैं 7, 8, 9 और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग मिलाएंगे गैस को एक बार ठोस में मिलाएंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे और गैस को गैस में मिलाएंगे। तो इसका हम ये कितना नंबर हो जाएगा, 7, 8 और 9। तो टोटल 9 हमने पूरा आपको प्रकार समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे, जब ठोस ज्यादा हो और गैस कम हो, यानी ठोस में मिला रहे हैं गैस को तो ठोस में गैस। जब द्रव ज्यादा हो, यानी द्रव में गैस को मिला रहे तो द्रव में गैस। जब गैस ज्यादा हो, गैस है ना, तो गैस ज्यादा और उसमें गैस को मिला ले तो क्या कहलाएगा, गैस में गैस। जब ठोस में गैस मिलता है तो उसको कहते हैं ठोस फोम। क्या कहते हैं, ठोस फोम या सॉलिड फोम। एग्जाम्पल में फोम रबड़, तो फोम रबड़ आपने ध्यान से देखा होगा, फोम रबड़ जो होता है
ऐसे गद्दा टाइप का होता है, इतना मोटा होता है, जब उसको आप दबाएंगे तो उसमें हवा भरी होती है, वो दब जाता है ऐसा, है ना। और फिर उसको छोड़ेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको उसी को कहते हैं ठोस फोम या फोम रबड़। द्रव में गैस, जैसे सरफ को अब अगर आप पानी में ऐसे घोलना चाहेंगे तो पानी में घोलेंगे तो झाग बन जाएगा, तो झाग बना है वो किस में है, वो गैस है। तो द्रव में क्या हो गया, गैस। इसको कहते हैं फोम या झाग, फेटी हुई क्रीम या सर्फ या झाग। गैस में गैस क्या हो गया, गैस में गैस। तो गैस में गैस वायु, वायु में क्या क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस में गैस क्या हो गया, वायु। तो यहां तक हमने आपको पूरा का पूरा कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़ा दिया। यहां तक हमने आपको पूरा कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़ा दिया आपको, है ना। इसको नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको विलयन का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं 2 वीडियो में आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगले टॉपिक के साथ, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।